हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने अपनी डी ब्लॉक के बारे में कुछ बातें कुछ चर्चाएं की थी, जिसको आज अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ाएंगे और अपने टॉपिक को अपने सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। कुछ विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को पॉज कर रहे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा रोक रोक के देख रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि देखो, आधा अधूरा ज्ञान दिक्कत देता है, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सक्सेस नहीं होता। इसलिए प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस पूरी देखिए और पूरा ज्ञान लीजिए और अपनी नॉलेज को सही रखिए, इम्प्रूव रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कुछ फिर विद्यार्थियों को मेरे पास कमेंट बॉक्स में सेक्शन आए थे कि सर वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल टीम की वजह से कुछ इश्यू हुए थे, तो टेक्निकल टीम की वजह से वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। फिर भी विद्यार्थी चाहें तो यूट्यूब पे राइट साइड अपनी स्क्रीन पर 3 डॉट पर क्लिक करके वो अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके इम्प्रूव करके देख सकते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री में 12th क्लास की में चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपको परिचय के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, गुणधर्म के बारे में, कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में बता चुका था। इसके साथ ही साथ मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक भी बताई थी और मुझे उम्मीद है पूरी वो ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। वो ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, अपना डी ब्लॉक की नॉलेज को, अपने डी ब्लॉक आवर्त सारणी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है वो है हमारा विद्यार्थियों प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्तियां। जो जनरल ट्रेंड्स हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो आपकी जो फर्स्ट ट्रांजन सीरीज है उनके एलिमेंट्स की क्या क्या है वो आज अपन अपनी इस वीडियो में स्टडी करेंगे। मैं जानता हूँ ये जो प्रॉपर्टी हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं, उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा विद्यार्थियों के सारे डाउट्स क्लियर हों, इसलिए मैं एक बार में एक ही प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज अपन प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में। ठीक है, तो मैं आज हेडिंग डाल रहा हूं परमाणविक व आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप सारे बच्चे जानते हैं परमाणु होता है, परमाणु के जो बीच में जो सेंटर पार्ट होता है उसमें क्या उपस्थित होता है, नाभिक, जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जो उसके चारों तरफ कक्षाएं उपस्थित होती हैं, जो कोष उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी कक्षाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ये परमाणु है, ठीक है, इसके बीच में क्या उपस्थित है, नाभिक। क्या उपस्थित है इसके बीच में, नाभिक है। ठीक है, अब जो परमाणु है उसके नाभिक के जो चारों तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वहां पर क्या उपस्थित होते हैं, कोष उपकोष उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, ये जो सबसे बाहर वाला कोष है, इसे अपन कहते हैं क्या, बाह्यतम कोष। इसे अपन क्या कहते हैं, बाह्यतम कोष। इसका एक नाम और है, इसे अपन क्या कहते हैं, संयोजी कोष। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बैलेंस शेल। ठीक है, मेरी बात वापस सुनिए कि हमारे पास ये क्या उपस्थित है, परमाणु। परमाणु में क्या है, सेंटर में नाभिक है। इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है वहां पर क्या उपस्थित होती हैं, कक्षा होती हैं। तो जो नाभिक से जो सबसे बाहर की या जो सबसे अंतिम की जो कक्षा होती है, जो सबसे अंतिम का जो कोष होता है, उससे अपन क्या कहते हैं, बाह्यतम कोष, आउटर मोस्ट सेल या बैलेंसी सेल या संयोजी कोष उसे हम बोलते हैं। ठीक है,
हम इसके बारे में थोड़ा सा परमाणु संरचना में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने टॉपिक पर बात सुनिए मेरी। तो ये जो वैलेंसी सेल है, इसमें क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको अपन क्या कहेंगे? बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन क्या आती है कि जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और परमाणु के नाभिक है उसके मध्य के बीच की दूरी, जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है और जो परमाणु है उसके जो नाभिक है उसके जो बीच की दूरी है वो आपके क्या कहलाती है विद्यार्थियों? परमाणविक त्रिज्या। वो आपकी क्या कहलाती है? परमाणविक त्रिज्या। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश को बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस of a atom is called atomic radii। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कोई भी परमाणु है उसके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है और उसका जो नाभिक है उसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश के मीडियम के बच्चों के लिए दोनों तरह से लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी मेरी वीडियो देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कह देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन क्यों बताई है? क्योंकि हमारा इससे ही क्या होगा? टॉपिक क्लियर होगा, इससे हमारा क्या होगा? डिस्कस होगा। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? परमाणु आयनिक त्रिज्या के बारे में, जो भी किसकी? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, जो 3D सीरीज के तत्व हैं, उनकी जो परमाणु त्रिज्याओं के मान है, जो आयनिक त्रिज्याओं के मान है, वो क्या होते हैं? जो अपन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो स्टार्टिंग में तो उनका मान क्या होता है? कम होता है, फिर लगभग बीच में क्या हो जाता है? वो स्थिर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। ठीक है, मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से ही बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी थोड़ी सी वैल्यू बता देता हूं कि ये सब कितना कितना इनका मान है। मैं आपको पिकोमीटर में भी और एंगस्ट्रॉम में भी दोनों में इनकी वैल्यूओं को बताऊंगा। उसके बाद मैं इसका कारण बताऊंगा कि जो परमाणु आयनिक त्रिज्याओं के मान है वो पहले तो कम क्यों हो रहे हैं, फिर लगभग बीच में स्थिर हो रहे हैं, फिर बाद में ऊपर जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं आपके सामने जो परमाणु त्रिज्याओं के मान है वो ड्रॉ आउट कर रहा हूं ताकि पता चल सके कि कितनी कितनी परमाणु त्रिज्याएं इन डी ब्लॉक के सीरीज के जो प्रथम सीरीज है उसकी होती है। लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस टेबल को याद रखें। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ आउट कर रहा हूँ ताकि आप पूरी डिटेल जान सकें। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन ने बात करी
स्कैंडियम की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइटेनियम की, फिर वेनेडियम की, फिर क्रोमियम की, फिर मैग्नीज की, फिर आयरन की, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, उसके बाद कॉपर एंड देन जिंक। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको जो इनकी जो त्रिज्याओं के मान है वो मैं आपको एंगस्ट्रॉम में और पेकोमीटर में दोनों में ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एंगस्ट्रॉम में। एक 1.62, 1.47, 1.34, 1.27, 1.26, फिर वापस से 1.26, फिर 1.25, फिर 1.24, फिर 1.28 और फिर 1.38। ठीक है, ये जो त्रिज्याओं के मान लिखे हैं मैंने लिखे हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब मैं आपको पिकोमीटर में बता देता हूं, क्योंकि किन्हीं बुक्स में जो वैल्यू दिए हैं, जो गिवेंस वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम में दिए हैं और कुछ बुक्स में क्या दिए हैं आपके वैल्यू पिकोमीटर में दिए हैं। ठीक है, आपको टेंशन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ बाइलिंगुअल, बाय दोनों तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं अपन 144, 132, 122, 117, फिर वापस 117, फिर 117, फिर हो जाता है 116, फिर 115, फिर वापस से 117 और फिर 125। ठीक है, अब बात सुनिए मेरी। आप मैं आपसे कह रहा हूं कि आवर्त सारणी में हम जब डी ब्लॉक के प्रथम सीरीज का, यानी कि इस 3D सीरीज का, ये हमारी 3D सीरीज है, इसका अध्ययन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसमें लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका 21 है, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम सीरीज में, यानी कि चौथे आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जब अपन 3D सीरीज में आगे आगे चलते हैं तो जो इनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान है वो क्या होते हैं, शुरुआत में पहले तो वो कम होते हैं। आप देख रहे हैं कि 1.62 से क्या हो गया, 1.47 हो गया, एंड देन 1.34 हो गया, एंड देन 1.27 हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब अपन 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक 30 की तरफ जाते हैं तो लगभग लगभग क्रोमियम तक तो इनके मान क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। उसके बाद में जो बीच के तत्व हैं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, लगभग लगभग यहाँ तक क्या होते हैं, ये संतुलित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, ये वापस से बढ़ते हैं। इसकी संरचना को, इसके स्टडी को अपन क्या कर सकते हैं, एक सिंपल से डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। जैसे आपने गांव में देखे होंगे जो रोटी बनाने वाले चूल्हे होते हैं, या आप यू शेप भी मान सकते हो, उसके हिसाब से मैं इसको ड्रॉ आउट कर सकता हूं। सपोज दैट ये इस तरह से मान इनके बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं। ठीक है, हमने यहां से शुरुआत की स्कैंडियम से। ठीक है, स्कैंडियम से पहले क्या हुआ, लगभग लगभग आप ये मान लो क्रोमियम तक के करीब ये मान क्या हुए, घटे, कम हुए। फिर बीच में क्या हो गया, लगभग लगभग स्थिर हो गए, ये बीच में स्थिर हो रहे हैं। उसके बाद क्या हुए, जिंक 30 तक फिर वापस बढ़ गए। ठीक है, ऐसे ही आप पेकोमीटर की त्रिज्या में भी देख सकते हैं, पहले तो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर लगभग लगभग देखो ये 117, 17, 17 और तुम सब रहो मस्त। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, स्थिर हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये फिर वापस से बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जो 3D सीरीज है उसमें क्या होता है कि पहले वाले तत्वों के मान तो कम होते हैं, बीच वाले तत्वों के मान स्थिर हो जाते हैं और फिर लास्ट में तत्वों के मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ये सब घटना बढ़ना क्यों हो रहा है, इनके हम दो कारण एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पर दो कारण बताते हैं, जिसमें से पहला तो है आपका प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या ऐसे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है बेटा, इसे अपन क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। अभी ये क्या होता है आपके सामने पेश करूंगा। दूसरा हमारे पास कारण है, उसे अपन कहते हैं, सारा बच्चा जानते हैं, परिरक्षण प्रभाव। जिसे अपन क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शॉर्ट में से कहते हैं ऐसी। आजकल एप्पल ने नया फोन लॉन्च किया है ऐसी। ठीक है, थोड़ा सा बजट से बाहर है, ले लेंगे बाद में। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो 3D सीरीज है उसमें जो तत्व हैं, वो जो इनके जो परमाणु त्रिज्याओं के मान है, पहले कम हो रहे हैं, फिर बीच में स्थिर हो रहे हैं, फिर बाद में बढ़ रहे हैं। तो इनका कारण क्या है, यहाँ पर हम दो कारण बताएंगे यहाँ पर इनके। एक तो है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा आपका परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, हम इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। जिससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस बोर्ड को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। जिन बच्चों को ये वैल्यूज उतारनी है तो मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, वैल्यूज उतार सकते हैं। उसके बाद मैं बोर्ड क्या करूंगा, इरेज करूंगा। किन्हीं बुक्स में वैल्यूज दे रखी हैं, किन्हीं बुक्स में वैल्यूज नहीं दे रखी। 12th क्लास RBSC में तो मुझे वैल्यू मिली नहीं, आप चाहो तो इनको उतार सकते हो, काम आएंगे। ठीक है, अब अपन इन दोनों कारणों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो क्या है, क्यों हो रही हैं, उनका रीजन क्या है, क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। तो हम इनको वन बाय वन करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक बात अपनी बात रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया है परमाणविक त्रिज्या। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए कि परमाणु त्रिज्या है क्या। मैंने क्या बताया था कि कोई भी परमाणु है, उसका जो नाभिक है, नाभिक से जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसके मध्य की जो दूरी होती है वो ये क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ओके, क्लियर है। अब सुनिए आगे। ठीक है, मैं जो इनका जो घटने बढ़ने का जो क्रम है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं वापस से डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, क्लियर रहे बात। हम इस डायग्राम को, हमें इस चूल्हे को याद रखना है। ठीक है, इसमें पहले क्या बता रहा है, कम हो रही है, फिर स्थिर हो रही है, फिर ऊपर हो रही है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, जेड इफेक्टिव। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम वापस से क्या करते हैं, परमाणु को बनाते हैं। हमारे पास एक ये परमाणु है जिसमें क्या उपस्थित है छात्रों, नाभिक। नाभिक में क्या उपस्थित है, धन चार्ज यानी कि प्रोटॉन। ठीक है, अब बात सुनिए मेरी। जो परमाणु त्रिज्या है और जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है यानी कि जेड इफेक्टिव, उनका जो डेफिनेशन है लगभग समान सा है, थोड़ा सा अंतर है। बस बात सुनिए आप कि देखिए, ये जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और ये जो नाभिक है इसमें क्या उपस्थित है, प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज है। ठीक है, जो कोई भी परमाणु है उसका जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन है, यानी कि आप नाभिक भी समझ सकते हैं, और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच जो आकर्षण बल लगता है, उसके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल यानी कि जेड इफेक्टिव कह देते हैं। इसे अपन क्या कह देते हैं, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल यानी कि जेड इफेक्टिव कह देते हैं। मेरी बात वापस सुनिए कि परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल ही आपका क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं
कि हमेशा जो अट्रैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, अपोजिट के बीच में होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, प्लस का अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, माइनस के साथ होगा। माइनस का अट्रैक्शन किसके साथ होगा, प्लस के साथ होगा। मेल का अट्रैक्शन किसके साथ होगा, फीमेल के साथ होगा। लड़के का अट्रैक्शन किसके साथ होगा, लड़की के साथ होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मजाक की बात है लेकिन सही भी है। ठीक है, जो प्लस है वो किसको आकर्षित करता है, माइनस को करता है। जो माइनस है वो किसको आकर्षित करता है, प्लस को। कभी लड़का लड़का को अट्रैक्ट करता है क्या, कभी लड़की लड़की को अट्रैक्ट करती है क्या। इसलिए कभी भी प्लस प्लस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, माइनस माइनस को नहीं करेगा। ठीक है ना, हमेशा इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसीलिए इसमें क्या चार्ज उपस्थित है, प्लस। इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज है, नेगेटिव। इसलिए जो प्लस चार्ज है इसके पास नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करता है, इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसे बुलाता है आजा आजा, आकर्षण कर ले। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, आकर्षण करता है। तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, आपका प्रभावी नाभिक आकर्षण बल, जेड इफेक्टिव कहलाता है। अब बच्चे पूछ रहे होंगे सर आपने ये क्यों बताया, सुनिए। हम सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जब हम सीरीज में चलते हैं तो स्कैंडियम 21 से आगे जाने पर क्या हो रही है, प्रोटॉन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है। जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन में भी वृद्धि हो रही है। तो ये जो आकर्षण बल है, जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तो मान लो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जब इसके साथ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले कितने हो जाएंगे, अब ज्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये आसानी से खींच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एक ये बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, इसको अभी एक व्यक्ति खींच रहा है तो थोड़ा सा दम लगाएगा, खींच पाएगा। अगर इसी पत्थर के टुकड़े को 4 व्यक्ति खींचेंगे तो थोड़ा जल्दी खींच लेंगे, तो क्या होगा, जल्दी पास आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति भी बढ़ती जाती है, तो इसलिए क्या होता है, इसका साइज कम होता चला जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्कैंडियम से आगे चलते हैं तो क्या होता है, डी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी कम होती है, इसलिए क्या करते हैं, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा शक्ति से खींचते हैं, इसलिए क्या होता है, इनका साइज कम होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये भी बात जानते हैं कि जो बाह्यतम कोश है इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, दूसरे कोश भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, उपांत्य कोश भी कहते हैं। इनमें भी तो क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूसरे प्रभाव में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको बात समझ आ रही होगी कि जेड इफेक्टिव क्या है, कि जो नाभिक है उसके द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचना, अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया ये, क्योंकि जब स्कैंडियम से आगे चलते हैं जिंक की तरफ तो क्या हो रहा है, प्रभावी नाभिक आकर्षण बल बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिक आकर्षण बल बढ़ने के कारण ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर साइज कम होता जाता है, जैसे कि मैंने इस चित्र में बताया। ठीक है, पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब प्रभावी नाभिक आकर्षण बल यानी कि जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट, जिसको भाई अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो क्या हो जाते हैं, लगभग संतुलित हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, तब क्या करते हैं, ये साइज को स्थिर रख देते हैं। और बाद में कंडीशन ऐसी आती है जब परिरक्षण प्रभाव का मान प्रभावी नाभिक आकर्षण बल की तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, वापस से साइज बढ़ता है। ठीक है, ये जब ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको क्या बताऊंगा, परिरक्षण प्रभाव और बताऊंगा। तो सुनिए परिरक्षण प्रभाव और क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, एक बार वापस ड्रॉ आउट करते हैं परमाणु को, पीछे ही पड़ जाओ परमाणु के, आप समझ जाओगे। थोड़ा सा गोला सही नहीं बना, कोई बात नहीं, कर देते हैं सही। मैंने बताया नाभिक है, ये बताया मैंने आपका क्या है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाह्यतम कोश और नाभिक के मध्य क्या उपस्थित होते हैं, आंतरिक कोश भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, N-1 डी कक्षा कहते हैं, इसे अपन कहते हैं NS कक्षा। ठीक है, अब यहां पर भी क्या उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं भाई तो चिंता मत कर, अभी हम जिंदाबाद हैं, तो उससे पहले हम खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण।
रिपल्सन बिटवीन टू सेम चार्ज स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। अब ये नाविक कहता है भाई हमें इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है जहां हमें इलेक्ट्रॉन यहीं पर उपलब्ध है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कहते हैं कि पहले हमें खींच, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी आकर्षित कर रहा है क्योंकि इसके पास क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो ये भी इसको अपने पास बुला रहा है। तो इस कारण क्या हो पाता है कि जो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉनों का बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही आपका क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट यानी कि आवरण प्रभाव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक द्वारा आकर्षित नहीं होने देंगे, अपनी तरफ नहीं खींचने देंगे, जिससे क्या होगा? साइज में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था परमाणु त्रिज्या का मान, कि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहर का जो खींच ही नहीं रहा तो साइज में क्या होगी? फिर वृद्धि होगी। इसलिए जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो तो शेष रहता है, यथावत रहता है, लेकिन जो अंदर कोश का इलेक्ट्रॉन है ये क्या लगाता है? आपका परिरक्षण प्रभाव लगाता है। और इस परिरक्षण प्रभाव को लगाने के कारण ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को आकर्षित करता है और क्या होता है? ये इसकी तरफ खींचता है और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन शेष यथावत रहता है। इसलिए क्या होता है? लास्ट में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? साइज में वृद्धि होती है। आप इस पूरी घटना को इस चूल्हे के चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसको मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है? साइज कम हो रहा है, फिर बीच में लगभग स्थिर हो रहा है, फिर बीच में बाद में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पर तो आपका काम करता है जेड इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट बराबर बराबर हो जाते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को प्रतिसंतुलित कर देते हैं, जिससे क्या होता है? साइज ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, वो बराबर बराबर रहता है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था 117 117 117, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा प्रभावी हो जाता है, यानी परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जिससे क्या होता है? इसका मान बढ़ता है। तो यही कारण है कि जब हम 3D सीरीज में चौथे आवर्त में स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 की तरफ जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्याओं के मान है वो क्या होते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण और परिरक्षण प्रभाव के मान के कारण क्या होते हैं? पहले तो कम होते हैं, बीच में स्थिर होते हैं और बाद में बढ़ते जाते हैं। इसका मैं आपको एक सबसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन करता हूं एक एग्जांपल से। यहां तक की बात क्लियर है? मिटा दूं इसको मैं? चलिए, तो मैं आपको बता रहा था एक एक्सप्लेनेशन, सुनिए आप मेरी बात। देखिए ये आवर्त सारणी में दोबारा वापस से बना देता हूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये आपका P, ये आपका D, ये आपका S। हम ये जानते ही हैं, सारा बच्चा जानता है कि जो S ब्लॉक है उनकी जो परमाणु त्रिज्याओं के मान होते हैं वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर अपन बात करें D से सटा हुआ ये जो दूसरा ब्लॉक है, इसमें यहाँ पर क्या आता है? कैल्शियम। यहाँ पर क्या आता है? कैल्शियम, ठीक है। जो किसका तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। जो डी है इसके बाद जो बाद में आता है वो क्या आता है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या आता है? यहाँ पर गाजर यानी कि गैलियम, ठीक है। हम जानते हैं कि जो एस ब्लॉक के दूसरा वर्ग है उसका जो तत्व है कैल्शियम, क्योंकि उससे ऊपर तो डी होता ही नहीं, इसलिए हम उनके औरों की तो बात तो करेंगे नहीं। हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? कैल्शियम की। जो डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक के जो वर्ग दूसरा है उसके जो परमाणु त्रिज्याओं के मान है वो क्या होते हैं? डी से अधिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डी ब्लॉक है उसके परमाणु त्रिज्याओं के मान पी से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? कम होता है, ठीक है। वापस सुनिए, हम जब आवर्त सारणी में आवर्त का अध्ययन करते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होती है? कमी आती है। इसलिए जो डी है उससे पहले क्या आ रहा है? एस आ रहा है, ठीक है। जैसे ये जो कैल्शियम है इसकी जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो है आपका 197 पिकोमीटर, ठीक है। और जो यहाँ पर स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम 21 है, इसकी परमाणु त्रिज्या का मान है आपका 144 पिकोमीटर। आप समझ सकते हो कि स्कैंडियम 21 का तो 144 है और कैल्शियम 20 का क्या है? 197 में, क्योंकि ये किसका तत्व है? एस ब्लॉक का।
और ये किसका तत्व है, डी ब्लॉक का। इसलिए हमेशा एस ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती हैं वो सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसी में बात सुनिए, यहाँ पर आपका क्या उपस्थित है, जिंक। ठीक है, हम जानते हैं कि जिंक की जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो होता है जिंक 30 का 125 पिकोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी गाजर है यानी कि जो गैलियम है, ठीक है, गैलियम, इसका कितना होता है आपका यहाँ पर 122.5 पिकोमीटर, यानी कि 125 क्या है, अधिक है किससे, 122.5 से। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, और जबकि ये क्या है, दोनों समान आवर्त के तत्व हैं, समान आवर्त के तत्व हैं, फिर भी क्या है, इनकी त्रिज्याओं के मान में क्या है, अंतर है। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अपन आवर्त सारणी में, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज के मान में क्या होती है, कमी होती है। इसी कारण जो कैल्शियम का जो साइज है वो स्कैंडिंग तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, और जिंक है वो गैलियम तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है और ये जो तुम्हारा गैलियम है किसका तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है, और ये किसका तत्व है, एस ब्लॉक का। एस की त्रिज्या किससे ज्यादा होगी, डी से, और डी की त्रिज्या किससे ज्यादा होगी, इससे, गैलियम से। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, इनकी त्रिज्याओं के मान ज्ञात करते हैं। मैं समझता हूं ये बात हमको समझ में आ रही होंगी। अब देखो, ये वाली बात तो हो गई सारी परमाणु त्रिज्याओं की। अब अगर अपन बात करें आयनिक त्रिज्या की, कोई भी परमाणु है, कोई भी उदासीन परमाणु है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो वो क्या बना लेता है, आयन बना लेता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बना लेता है धनायन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बना लेता है ऋणायन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि स्कैंडियम है, स्कैंडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इसने बना लिया स्कैंडियम प्लस, यानी कि इसके साइज में क्या हो गई, अब कमी हो गई, क्योंकि अभी तो इसके पास कितने थे इलेक्ट्रॉन, 21 थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 20 हो गई। अब 21 ज्यादा होता है या 20 ज्यादा होता है, तो क्या है, 21 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनिक त्रिज्याएं उनके मान क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्याओं के मान में की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और आयनिक त्रिज्या निकालने का अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीका बता सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आयनिक त्रिज्या निकालने का मान, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जो आयनिक त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, ऑक्सीकरण अवस्था के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक तो है Fe+2 और एक है मेरे पास Fe+3। ठीक है, अब आप जानते हैं, सारा बच्चा जानता है कि +2 और +3 में कौन ज्यादा है, +3 ज्यादा है। कैसे, मतलब क्या हुआ कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है तो उसके मतलब उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है इसकी तुलना में, इसलिए मैं किसका साइन लगा दूंगा, ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा। ठीक है, किसका साइन लगा दूंगा, ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा। ठीक है, Fe+2 इज ग्रेटर देन Fe+3। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है, क्लियर है बात मेरी यहां तक। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर क्या हो जाता है, आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो फेरस है उसकी तुलना में फेरिक की ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है, इसलिए Fe+2 इज ग्रेटर देन Fe+3। और मैं आपको बता दिया आयनिक त्रिज्या का मतलब ये क्या है कि कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या ग्रहण कर लेता है तो उससे जो नया बनता है स्पीशीज, उससे अपन क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब थोड़ा ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो को नहीं विराम देना चाहूंगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और मेरा गारंटी है कि इससे ज्यादा 12th क्लास का एक्सप्लेनेशन आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो मेरी बात नहीं पर समाप्त होती है, तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, पॉज कर करके बार बार चीज़ों को उतारिए, समझिए और चीज़ों को याद करिए। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा, और
आपको आशा करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे। यदि आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।